आइए आइए मेम साहब, आइए। रिक्शा हाई कोर्ट चलो। लीजिए आ गया। मेम साहब सिर्फ 2 रुपए। मैं हमेशा 2 रुपए ही देती हूँ। अजी मेम साहब किस जमाने की बात कर रही हैं आप? ये भारत देश है, गरीबों और राजनीतिकों से भरा पूरा देश। दिन ब दिन चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सिवाय मेहनत की कमाई के। कल जो 1 रुपए में सामान मिलता था, आज वो 2 रुपए में मिल रहा है। आज जो 2 रुपए में मिल रहा है, कल वो 20 रुपए मिलेगा। और फिर आप ये क्यों नहीं समझते कि यहाँ का बजट बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। और फिर देखिए, आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को, हम जैसे पढ़े लिखे लोगों का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? पूरे शहर में एक लौता रिक्शा वाला हूँ, ओनली 1 पीस, जो एमए की डिग्री के बावजूद रिक्शा चला रहा हूँ। और आपको 2 रुपए ज्यादा देने में तकलीफ हो रही है। निकालिए 4 रुपए, 2 रुपए और निकालिए। लो। नमस्ते। हे भगवान, क्या होगा इस देश का? यहाँ रोको। ये लो। अरे जरा प्यार से तो बोला करो देवी जी। अरे भाई जल्दी चलो, जल्दी। अरे मनोहर तुम? अरे बातें बाद में करेंगे दोस्त, अभी तू रिक्शा भगा। मेरी जान खतरे में, कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। अरे पीछा करने वाले तेल लेने गए यार। रघुनाथ प्रसाद राय एमए की रिक्शा को कौन पकड़ सकता है? ये देखो। रघु, तुम एमए पास करके रिक्शा क्यों चला रहे हो? अरे भाई यही सवाल कई बार मैं अपने आप से खुद भी कर चुका हूँ। अब जहां जाता हूँ नौकरी के लिए, पाता हूँ कि मुझसे कम पढ़ा लिखा आदमी पहले ही रख लिया गया। तो सिवाय रिक्शा चलाने का और क्या रास्ता था? खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारे पीछे कौन लोग पड़े थे? अरे पुलिस वाले। पुलिस वाले? पुलिस वाले तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे? साले कहने लगे धंधा बढ़ गया तो हफ्ता भी बढ़ाओ। मैंने मना कर दिया तो साले भूत की तरह पीछे पड़ गए। अबे ओ राम मनोहर त्रिपाठी के बच्चे, तो स्मगलिंग का धंधा करने लगा है? करने लायक और कोई काम भी नहीं। मेरी बात मानो तो ये रिक्शा छोड़ो, मेरे साथ चलो मेरे बॉस के पास, और तुम रघु रिक्शा वाला से रघु सोना वाला बन जाओगे। रघु सोने वाले के बच्चे, राम मनोहर त्रिपाठी की औलाद, दोस्त समझकर पहली बार तुझे माफ कर देता हूँ। अगर दोबारा कोई ऐसी बात की ना मुझसे, तो तुझे पुलिस के हवाले में खुद कर दूंगा, समझा? फुट यार फुट। अच्छी बात है मेरे बाप, अगर इरादा बदल जाए या मेरी जरूरत पड़े तो मेरे नए पते पे आ जाना, 21C पैलेस जुहू। मेरी दोस्ती में फायदा ही फायदा है, याद रखना। जाना। अरे सर्वश्री रघुनाथ जी। हाँ वकील साहब। क्या बात है यार, आज बहुत चमक रही हो। आज मैं अपना पहला केस जीत कर आई हूँ श्रीमान, और सेशन जज मिस्टर कृपाल सिंह ने मेरी इतनी तारीफ की कि सारे सीनियर वकील मेरे तरफ देखते रह गए। लेकिन सच पूछो तो जीत पर भी कुछ खास मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि घर का केस तो हारी बैठे हूँ ना। घर का केस? घर का कौन सा केस? आज जब सारे बार काउंसिल मुझे कांग्रेचुलेट कर रही थी, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं उस रिक्शा पर बैठकर अदालत आई हूँ जिसे मेरे पति चला रहे थे, और मैं इस दुनिया के सामने उसे पति नहीं कह सकती। अरे जान, मुझे को रिक्शा चलाने का शौक थोड़ी है। तुम तो जानती हो कि नौकरी के लिए अप्लाई करने के मामले में मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुका हूं। लेकिन मेरे पास असली क्वालिफिकेशन नहीं है ना, सिर्फ एमए पास हूं, फर्स्ट क्लास। सो व्हाट? जहां जाता हूं लोग कहते हैं किसी के रिश्तेदार हो, किसी मंत्री की सिफारिश लेकर आए हो। मैं कहता हूं नहीं साहब, लेकिन मेरी डिग्री देखो ना। कहते हैं डिग्री का क्या करना है? ना तुम किसी के रिश्तेदार हो, ना ही किसी की सिफारिश लेकर आए हो, तो फिर खामखा हमारा टाइम बर्बाद करने क्यों चले आए? सीधी सी बात। अपने दिल में इतनी कड़वाहट न भरो जान, यही अन्याय तो हमारे समाज की आधारशिला है। देखो जान, जिस दिन तुम्हारे इस जान को गुस्सा आ गया ना, मैं समाज के ऐसी तैसी कर दूंगा। ऐसी तैसी नहीं की जाती, समाज को बदला जाता है। अच्छा थूक डालो कड़वाहट को। आज रात हम कहीं बाहर चलेंगे। आज नहीं। क्यों? आज कमाई बहुत थोड़ी हुई। तो क्या हुआ, मेरे पास तो है। नहीं जान, नहीं, ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। देखो मैं पढ़ा लिखा
आदमी हूँ। मैं पत्नी को पांव की जूती नहीं समझता और ना ही मैं औरतों के काम करने के खिलाफ हूँ, लेकिन हजारों बरस पुराने संस्कारों का क्या करूं? अभी सिर्फ हमारी सोच आजाद हुई है, लेकिन हमारा पूरा का पूरा व्यक्तित्व अभी तक संस्कारों के अधीन है। अगर मुझे एमए की डिग्री गाली नहीं लगती, अगर मुझे समाज में वो जगह मिल जाती जिस पर मेरा अधिकार है, तो मैं तुम्हारे पैसों से कतई नहीं समझता। लेकिन आज तुम्हारी कमाई का एक एक पैसा मुझे और मेरे अहम को चढ़ाता रहता है। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, प्लीज। भाभी भाभी मुझे बहुत भूख लगी है। अरे मूंगीलाल, तुझे 4 फुट 5 इंच की भाभी दिखाई देगी, ये 6 फुट 2 इंच का बड़ा भाई दिखाई नहीं दिया है? सॉरी भैया, भूख लगी है भैया। और बहुत बहुत भूख लगी है मेरे भाई, जल्दी कुछ किया जाए। हाँ, आप लोग 10 मिनट बैठिए, मैं ऐसा खाना बनाऊंगी आप बाहर का खाना भूल जाएंगे। ऐसा? ऐसा। आओ जानी आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अरे भाई क्यों लड़कियों को छेड़ते हो? तो क्या मैं तुम्हें छेड़ूं मेरी छम्बर छल्ला? अच्छा, तुम मुझे छेड़ोगे? बड़ी खुशी में मेरी जानी। कब छेड़ोगे राजा? अभी मेरी जान, आजा पीछे बैठ जा, तुझे अभी आइसक्रीम खिला के लाता हूँ। आजा, तू भी आजा ना। क्यों बे? अपने आप को? नहीं करेंगे? क्या बोल रहा था? आइसक्रीम खिलाएंगे। खाली आइसक्रीम ठंडे हो गए ना? कुत्ता उठो और जाकर अपनी माँ का दूध पियो, समझे? ले चलो पुलिस स्टेशन, वहीं चल के इनकी धूल झाड़ लो। और तुम लोग खड़े खड़े मुर्गी की तरह कांप क्या रहे हो? अरे ऐसे लोगों को तो निकालो जूता और मारो सालों के मुंह पर, फिर देखो कैसे दोबारा छेड़ते हैं। अरे जरा हिम्मत करो, हिम्मत। चलो चलो टोपी पहनो। सीधी तरह पहनो। और ये क्या? ये बेल्ट क्यों खुला है? बेल्ट बंद करो। और तुम कुत्तों को ट्रेनिंग देने की बजाय ड्यूटी आवर्स में यहाँ पे सो रहे थे, क्यों? मैं सो रहा था। सो नहीं रहे थे तुम? अरे कुत्ते, सुना तुमने? अजी कहाँ सो रहा था? ये सचमुच का सोना थोड़ी है। मैं तो सोने की एक्टिंग कर रहा था और कुत्ते को भी सिखा रहा था कि कैसे नकली सोना चाहिए। चोर को झांसा देने के लिए। अरे भाई, जब चोर देखेगा कि कुत्ता सो रहा है तो वो खुले मन से चोरी करेगा ना। और जैसे ही वो चोरी करेगा, भैया हमारा कुत्ता लपक के उसको दबोच लेगा और सीधे चोर जेल में। ये हमारा फॉर्मूला 352। अरे गिनी बुक ऑफ रिकॉर्ड में ये फार्मूला छपेगा। स्कॉटलैंड यार्ड इसकी कॉपी करेगा। तुम्हारा फॉर्मूला मेरी समझ के बाहर है। अरे इसी समझ से हमको एक शेर याद आया। समझ समझ का फेर है, समझ सके तो समझ और ना ही समझे तो ना समझ। हे भगवान, न जाने पिछले जन्म में मैंने कौन से पाप किए थे कि तुम्हारे साथ बन गई। तुम मेरे पति बन गए। तुम बुरे कांस्टेबल भी हो और बुरे कवि। खबरदार, जो हमारी शेरो शायरी की बुराई करी वो दिन भूल गई जब हमारी शेरो शायरी सुनकर हम पर फिदा हो गई थी। हमसे इशक किया था, हम तो शादी कर ली। अरे उस वक्त तो हम बराबर बराबर के कांस्टेबल ही थे। वो बात ठीक है कि तुम समझदार निकली, प्रमोशन हो गई और हॉट कांस्टेबल हो गई। इसका मतलब हम खराब कवि हो गए। अरे हम तो कहते हैं कि थोड़ी अक्ल इस्तेमाल करो, थोड़ी मेहनत करो कि तुम्हारी भी प्रमोशन हो। चलो अभी जल्दी से कुत्तों को ट्रेन करो। हाँ, हम ऐसे सारे कुत्तों को ट्रेन करेंगे कि उनको छठी का दूध याद आ जाएगा। और तुम भी घर पहुंचो, हम डंडा लेकर आ रहे हैं, तुमको भी ट्रेन करेंगे। प्रमोशन प्रमोशन, रात दिन प्रमोशन। ये लो। भैया एक 10 रुपए निकालना भैया। काहे के लिए? हबीब लोहा के वास्ते। लबे आया भैया। माफ करना दादा। हफ्ता निकाल बे। क्या बे? 10 रुपया। क्यों, तेरे बाप की शादी है क्या? यहाँ पर रिक्शा खड़ा करने का हफ्ता लगता है, समझा?
बहुत बोल रही है। नाम अता पता बता। क्यों बे, यह धंधा करता और हबीब लौर जे हरामी को नहीं जानता? और ओए, हाथ की सलामती चाहता है तो उसे जेब में रख, वरना बत्तीसी तोड़ के हाथ में तुझे देख लूंगा। अबे जा जा, चमनलाल मूंगीलाल के औलाद, चल फट। भैया वाह वाह वाह, मजा आ गया। रघु, तुम्हें रिक्शा चलाना है तो या तो ठीक से लड़ना सीखो या चुपचाप हफ्ता दो। अरे भाई, तुम दिन रात मेरे रिक्शा चलाने के पीछे क्यों पड़ी रहती? कहा ना कि मैं अपने संस्कारों से मजबूर हूं, कुछ नहीं करूंगा तो टूट जाऊंगा। रिक्शा चलाता हूं तो मेरा पसीना मेरे अंदर की धधकती हुई आग को धीमी आंच देता रहता है कि समाज ने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है और भगवान ने भी कुछ अच्छा सलूक नहीं किया। काश तुम्हें किसी मंत्री या उप मंत्री की बेटी बना देते तो उनकी भगवानी में क्या कमी हो जाती। हमें अन्याय के इस कीचड़ में रेंग रेंग कर जीने वाला केचुआ बनने की क्या जरूरत है। खैर छोड़ो, तुम शॉपिंग के लिए कह रही थी ना, चलो शॉपिंग करा देते। शॉपिंग कहाँ जा रही है? शॉपिंग कल करेंगे। हाँ, काल करें सो आज करें, आज करें सो अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं रिक्शा निकालता हूं। एक बात बताओ, ये रिक्शा निकालने के नाम पे तुम मुझे इतना घूर के क्यों देखती हो? अगर मैं मोटर गाड़ी निकालने की बात करता तब भी क्या तुम मुझे इतना घूर के देखती? अरे रिक्शा चलाने के नाम पे शर्मा तो मैं क्यों शर्माऊं? शर्माए साला वो समाज, शर्माए वो यूनिवर्सिटी जिसने मुझे डिग्री दी है। हम और तुम क्यों शर्मा? हाँ, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं रिक्शा निकालता हूं। बस ये पैक कर दीजिए। अच्छा मैडम। बस अब सुनील के लिए कुछ ले ले। हाँ एक्सक्यूज मी जी, इस बच्चे के लिए कुछ ड्रेसेस। ये देखिए और ये भी देखिए। हाँ, ये 3 दे दीजिए। अच्छा, बस 3? जी, आपके ड्राइवर के लिए क्या दूं? वो मेरा ड्राइवर नहीं, मेरे पति हैं। आई एम सॉरी। नहीं, सॉरी की कोई जरूरत नहीं। दरअसल मेरी कटी फटी शक्ल है ना, इतनी घटिया है कि आपने मुझे ड्राइवर समझा। कई लोग तो मुझे मेम साहब का नौकर तक समझ लेते हैं। कोई बात, आइए देवी जी, चलिए। ये लो, गरम गरम चाय पियो और गुस्सा ठंडा करो। मैंने उस बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना कि उसने मुझे ड्राइवर कहा। ड्राइवर तो मैं हूं ही, लेकिन उसकी आवाज में जो कंटेम्प्ट था वो एक तेज धार वाली छुरी की तरह मेरे दिल को चीर गया। देखो जान, जिस दुनिया में हम रहते हैं वहां गरीब आदमी की ना तो कोई पहचान है और ना ही इज्जत। अगर अभी मैं एक लंबी कार ड्राइव करता वहां पहुंचू तो वही दुकान के बाहर तक मेरा स्वागत करेगा। इस दुनिया में अगर इज्जत है तो सिर्फ पैसे की, पैसा चाहे गोरा हो चाहे काला। अगर आज मैं सुनील की बर्थडे पार्टी में किसी मंत्री को बुलाऊं तो मंत्री तो दूर उसका चपरासी तक नहीं आएगा, लेकिन मैंने स्मगलर के बेटे बेटी की शादी में मंत्रियों की तस्वीरें देखी। क्या बात करते हो? अगर कोई मिनिस्टर किसी स्मगलर के घर चला जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि स्मगलर शरीफ आदमी हो गया। और क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये है कि वो मिनिस्टर भी शरीफ आदमी नहीं है। देखो, मेरी साड़ी खराब कर दी। अरे गोली मारो इस साड़ी को, जाकर वो नई वाली साड़ी पहन लो, जाओ। वो नई वाली साड़ी भला इस साड़ी का मुकाबला कर सकती है? हाँ? आपको पता है, मेरे पति ने अपनी पहली कमाई से ये साड़ी खरीद कर दी थी। इसमें आपके प्यार की खुशबू है। जान, ये गरीबी प्यार का मजा ही खराब कर देती है। तुम तो बहुत पूजा वूजा करती हो जान। तो किसी ने अपनी लक्ष्मी देवी से कहो ना, तो उन्होंने आजकल कैसे कैसे लोगों के यहाँ आना जाना शुरू कर दिया। तुम कहो तो उन घरों से जाकर लक्ष्मी देवी को वापस बुला कर ले आओ। खबरदार जो उधर का रुख भी किया तो क्या करोगे? क्या करूंगी? बोलूं? चाय नहीं पिलाऊंगी। सब कुछ पाया, क्या दुनिया से
जन्नत ला दूं तेरे लिए, मैं जन्नत ला दूं, ये दुनिया है क्या। मेरी दुआ का, मेरी वफा का मिल गया मुझको सिला। साजन मेरे साजन, तुमको पाकर सब कुछ पाया, क्या दुनिया से गिला। मेरी दुआ का, मेरी वफा का मिल गया मुझको सिला। साजन मेरे साजन। जिंदा हूँ मैं इसीलिए कि तेरा प्यार मिला, वरना इस दुनिया में और जीने के लिए है क्या। साजन मेरे साजन। आहा साजन मेरे साजन। हे 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 साजन मेरे साजन। हो जय बोलो हनुमान की, जल्दी से आओ, मुंह मीठा कर लो। ये मिठाई किस खुशी में? कई नौकरी मिल गई है? नौकरी नहीं, प्रमोशन। प्रमोशन? हाँ, पहले खाओ तो सही, फिर पूछते रहना। अब तो बताओ। हाँ, बात ये है कि ये मूंगीलाल जो है ना, ये चाचा बनने वाला है। जी हाँ, वो ऐसा कि आप माँ बनने वाली है, मैं बाप बनने वाला हूँ, और डॉक्टर ने ये राज मुझे बता दिया, और आज मैं बहुत ही खुश हूँ। अब आकर जल्दी से गले लग जाओ। अरे ओ जानकी, जय बोलो हनुमान की। अरे तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। चलो अंदर चल के आराम करो, चलो। अगर मैं आराम करूंगी तो घर का काम कौन अरे करेगा? घर का काम करने के लिए तुम्हारा एक लौता और चहेता पति जो है, तुम सिर्फ आराम करो, बाकी काम मैं कैसे करता हूँ मैं करके दिखाता हूँ। जय बोलो हनुमान की। ओह नो, जानकी, जानकी, क्या हुआ? भैया, यही वो आदमी जिसने मुझे मारा था। अबे खुद को लोहा क्या था, और इससे हफ्ता वसूल नहीं कर सका। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे अस्पताल पहुंचाना है। अबे ये रास्ता अस्पताल नहीं, कब्रिस्तान को जाता है। चल उतर।
की ओर जाता है। साला हफ्ता लेगा, पुलिस बनता है, हरामजादा। डॉक्टर साहिबा, जानकी मिसकैरेज हुआ है। आपकी बीवी की जान खतरे में है। अगर आप ये दवाइयाँ जल्दी से ले आए तो बेहतर होगा, जी, लेकिन जल्दी कीजिएगा वरना खतरा बढ़ जाएगा। जी। 250 रुपए। क्या 250 रुपए? सर, मेरी वाइफ की तबीयत बहुत खराब है, अगर ये दवाई उसे न मिली तो। दवा देने से मैं कब इनकार कर रहा हूँ? दाम दो और दवा ले लो। भाई साहब, मेरी बीवी की तबीयत बहुत ही खराब है, अगर ये दवाई उसे वक्त पर ना मिली। दवा की दुकान पर लोग तभी आते हैं जब कोई बीमार पड़ता है। सॉरी, मैं उधार नहीं दूंगा। भाई साहब, मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ही खराब है। देखो मिस्टर, तुम्हारी वाइफ जिए या मरे, मैं उधार नहीं दूंगा, समझे? चले आते हैं फोकट में दवाई लेने। अरे रघु, तुम? यार, मैं ईमानदार लोग तो छोटी मोटी मुसीबत में फंस ही नहीं सकते यार, क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत, या ये कहो कि मुसीबतों की माँ तो खुद ईमानदारी है। तुमने तो एमए पास करके, रिक्शा चला के, क्या भारतीय पुरुष की तरह ईमानदारी का हाथ पकड़ा है, साला छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। अरे भाई, मैं बड़ा ही अपसेट हूँ, तेरी भाभी की तबीयत बहुत ही खराब है, उसके लिए मुझे दवाइयाँ खरीदनी है। ओह, आई एम सो सॉरी। तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? मेडिकल शॉप पे जाना। गया था, मेहनतें भी की, मगर उसने उधार दवा देने से इनकार कर दिया। अरे यार, ऐसा बोलना। लेकिन मेरे पास तो ईमानदारी का पैसा नहीं है। नंबर 2 का है। देख, तेरी भाभी की जान नंबर 2 की नहीं है। धन्यवाद। डॉक्टर साहिबा, जल्दी कीजिए, ये लीजिए दवाइयाँ। गुड, अब तुम्हारी घरवाली बच जाएगी, लेकिन अफसोस अब उसे बच्चा नहीं हो सकता। घर वाली तो बच जाएगी ना डॉक्टर साहिबा, मेरे लिए ही बहुत है, बच्चे का क्या है। बहुत से लोगों को तो औलाद ही नहीं होती, और फिर भगवान ने तो मुझे एक बेटा समान भाई पहले से ही दे रखा है। लीजिए डॉक्टर साहिबा। जानकी, हे जानकी, जानकी, ये लो, पी लो। नहीं, वो जी नहीं करता। सुनो, मैं तुम्हारा दुख समझता हूं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। एक तरफ भगवान ने हमें बेऔलाद कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ हमारा बेटा समान छोटा भाई सुनील तो है। चलो हम उसी के सहारे जी लेंगे। पी लो। भाभी भाभी, प्रोग्रेस रिपोर्ट पे साइन कर दीजिए। वेरी गुड, फर्स्ट रैंक। भाभी, कल हम नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं ना? हाँ, तो मैं अपने फ्रेंड्स को घर पे बुलाऊं? जरूर, ये लो। अरे, आप अभी तक काम पर नहीं गए भैया? हम काम पे गए या नहीं गए, आप अभी तक घर पे क्या कर रहे हैं? स्कूल का टाइम हो गया है, चलिए स्कूल जाइए। नमस्कार रघुनाथ बाबू। आइए मुंशी जी। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटी। देखो, तंत्रनाथ मिश्रा जी की बेटी भी आगे तैयार होके, तुम लोगों के स्कूल जाने का वक्त हो गया है, फौरन निकलो। चलो रश्मि। सच कहता हूँ साहब, आप तो तकदीर लिखवा कर लाए हैं, बिना हाथ पैर हिला ही सब कुछ मिल जाता है। जुबान बहुत लंबी हो गई है आपके तंत्रनाथ मिश्रा जी, अपनी औकात पे रहा। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मुंशी जी, चंद्रमुखी वर्सेस कालीचरण की फाइल रखी है ना? ये भी कोई पूछने की बात है? उस केस की तो आज तारीख है। वैसे मैं घर से हर फाइल लेकर निकलता हूँ। अच्छा, रघु, तुम्हारे क्या प्रोग्राम है? कुछ नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। All the best. अरे यार, तुम यहाँ बैठे हो? तो आपको भी मेरा इस तरह से घर में बैठना अच्छा नहीं लगता?
कोई बात नहीं। आइए, आज घर का रास्ता कैसे भूल पड़े? यार भूला नहीं, सुबह से तुम्हारी तलाश कर रहा हूँ। रिक्शे के हर अड्डे पे तुम्हें ढूंढा, जब कहीं नजर नहीं आए तो यहाँ चला आया। आज काम पर नहीं गए? नहीं, काम पे नहीं गया। मगर तुम्हें क्या काम है, बोलो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरी मदद? कैसी मदद? देखो रघु, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। उस दिन तुम परेशान थे तो मैंने तुम्हारी मदद की। आज मैं मुश्किल में हूँ और तुम उसे आसान कर सकते हो। यार अगर ऐसी बात है तो बोलो, जान हासिल है। अरे यार, जान नहीं चाहिए। ये बैग इस पते पे पहुंचा देना, बड़ी मेहरबानी होगी। मगर भाई इस बैग में है क्या? अरे यार, मुझ पर विश्वास करो। और यार, जब मदद करते हैं इस तरह सवाल जवाब नहीं करते। अरे भाई, इसमें इतना टची होने की क्या जरूरत है? ठीक है, पहुंचा दो। मेरा रास्ता क्यों रोका हुआ है तुम लोगों ने? बैग इधर ला पहले। माल? ओहो, माल चाहिए? हाँ, शाबाश। क्यों, तेरे बाप का माल है? मैं दे दूं? अरे माल निकाल, माल। अरे भाई, चल दूर हट, मैं इनकी तरफ भगियों आपका माल बाप के हाथ में जमीन से उठा कर दे। साला विदेशी टकला। हाय रब्बा। एक्सक्यूज मी मैडम, हमने थोड़ी पी रखी है। हाँ, मगर तुम अब तक सोई नहीं। देखिए वकील साहब, हम आपके खतावार हैं, आप हमें माफ कर दीजिए, लेकिन आप हमारा इंतजार मत किया कीजिए। हम देर से आए, सवेरे आए, आते तो आपकी गोद में है ना, आपके कैदखाने में। भाई हम तो उड़ती पतंग की तरह है, कितना भी ऊंचा उड़ जाए, उसकी डोर तो हमेशा आपके ही हाथ में रहती है। बहुत दुखी हो इस दौर से। नहीं भाई नहीं, ये तो मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत डोर है। यूं समझो मेरे जीवन की डोर है। जिस दिन ये डोर टूट गई, समझ लो मैं भी टूट गया। बहुत मीठा है, एक बार और। मीठा खाना खाने के बाद ही खाया जाता है। खाना तो मैं खा चुका। बचपन का दोस्त मिल गया था, जो आज बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। कौन है वो दोस्त? अरे वो त्रिपाठी मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था, लेकिन आज उसका स्वभाव बिल्कुल नहीं बनता। आज के जमाने में ऐसे दोस्त कहाँ मिलते? हाँ, कहाँ मिलते हैं? दावत भी खिलाते हैं, दारू पिलाते हैं और नोट भी देते हैं। अरे भाई, ये नोट उसने नहीं दिए हैं, ये तो मैंने रात भर के लिए मांगे हैं। क्यों? सिर्फ ये देखने के लिए कि जब माल जेब में हो तो नींद कैसी आती है। अभी ये रुपए त्रिपाठी को दे दो। क्यों? मांगे की नींद सोने से क्या फायदा? हाँ, मेहनत करते हो तो इतनी गहरी नींद सोते हो कि करवट तक नहीं लेते। तुम्हें इन नींद की गोलियों की जरूरत नहीं है। समझो। क्या समझे? यही कि तुम नहीं चाहती कि मेरे पास पैसा हो। अगर मेरे पास पैसे हो गए, इसका मतलब है तुम्हारा इस घर में डिमोशन हो जाएगा। तुम्हारा वो मधुबनी वाला मुंशी जी, क्या नाम है उसका? हाँ, तंत्रनाथ मिश्रा, वो मेरा अपमान नहीं कर सके। दुकानदार को तुम्हें यह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैडम
अपने ड्राइवर के लिए भी कुछ खरीद लीजिए। और तुम्हें उस दुकानदार को ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ये मेरा ड्राइवर नहीं हस्बैंड है। ऐ शाबाश, उस दुकानदार ने उस दिन घर वालों से जाकर कितनी कितनी तुम्हारी तारीफ की होगी कि भाई पत्नी हो तो जान की देवी एडवोकेट जैसी। भरी दुकान में बेझिझक कह दिया कि ये आदमी मेरा ड्राइवर नहीं है, हस्बैंड है। नमस्कार। ये तो सुना था कि शराब कड़वी होती है, पर ये नहीं पता था कि इतनी कड़वी होती है, पीने वाले की आवाज को भी कड़वा कर देती है। अरे तेरी तो, अरे बाप रे, ओ, अरे बाप रे, क्या, अरे भाई, ओ हो, अरे बाप रे, ओ, तेरा पानी पिला दे, पानी। अरे बाप रे, क्या हालत है, क्या हालत है, तौबा तौबा तौबा। तुम्हारी हालत बता रही है कि आज तुम मुझे जरूर कोई खुशखबरी देने वाले हो। लगता है किसी को पकड़ने में आपने बहुत भाग दौड़ की है। बहुत भागा, बहुत भागा, कभी वो पीछे, कभी मैं आगे, कभी मैं पीछे, कभी वो पीछे, और कभी मैं आ गया। मैं तो जानती थी कि अब तो तुम्हारा प्रमोशन जरूर होगा। अच्छा ये तो बताओ जी, कौन था वो? मेरा कुत्ता। तुम्हारा कुत्ता? अरे तो उसके पीछे भागने की क्या जरूरत थी? अरे जब हमारा ट्रेन किया हुआ पालतू कुत्ता हमरा ही डंडा लेकर भाग रहा था तो हम क्या करते? तुम्हारा कुत्ता हाँ? तुम्हारा डंडा लेकर भाग रहा था और तुम उसे पकड़ नहीं पाए। अरे 2-3 बार। अरे जब अपने कुत्ता को पकड़ नहीं पाए तो जिंदगी में क्या खाक पकड़ पाओगे? अरे एक दिन आएगा हमारी अरे छोड़ो, मैं तो जानती हूँ कि तुम्हारा प्रमोशन नहीं होगा। कुछ याद भी है? कल डॉग इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, उन्हें क्या दिखाओगे? अरे कल तो आने तो हम दिखा देंगे अपनी ट्रेनिंग वाले डंडे का कमाल। कौन रोकेगा ससुरा हमारी प्रमोशन? बात है राजा बाबू पहलवान, वो लटकाए क्यों बैठो भैया? बड़े चक्कर में फंस गया हूँ यार। क्या हो भैया? तुम्हारे हाथ जो बैग भेजा था ना, उसमें से माल कम निकला। क्या बात कर रहा है दोस्त, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो तो मैं भी जानता हूँ, मगर अरे अगर मगर कुछ नहीं तो सही सामान रखने में कुछ भूल हो गई होगी। अरे भैया वो कहावत नहीं सुनी, खेत खाए गधा और मार खाए चुलाहा। बॉस लोगों की गलती भी हमारे माथे पड़ती है। वो सोचता है कि सामान मैंने चुराया है। तेरा बॉस पहले नंबर का पागल है। साला कल चोरी का शक मुझ पे भी आ सकता है ना, क्योंकि सामान तो मैंने दिया था। एक काम कर, मैं तेरे साथ चलता हूँ। बोल कहाँ चलना और कब चलना, बोल। किसी न किसी ने तो चोरी की है, और माल क्या हवा खा गई? मुझे सिर्फ मनोहर पर नहीं दूसरों पर भी शक है, और जब तक असली चोर का पता नहीं चल जाता मुझे हर आदमी पर शक रहेगा। तुम लोगों की खोजबीन का क्या नतीजा निकला? हाय डैड। हाय आओ बेटे आओ, कुछ पता चला? डैड, मेरे ख्याल में ये मनोहर की हरकत है। तुम लोग जाओ। ओके बॉस। तुम्हारा ख्याल गलत भी हो सकता है बेटे, क्योंकि मनोहर इतना बेवकूफ नहीं है कि जो माल उसे डिलीवर करने के लिए सौंप दिया गया हो उसी में से चोरी करके अपनी जान का दुश्मन बने। तो क्या मैंने चोरी की है? शाबाश शाबाश, गुड थिंकिंग। देखो बेटे, मैंने खुद माल तुम्हें दिया, तुमने वही माल मनोहर को दिया, इसलिए चोरी उसने नहीं की, तुमने की है। Am I right? शाबाश शाबाश, यही तो परेशानी है। लेकिन सब जानते हैं कि चोरी हुई है, किसी न किसी को तो मौत की सजा देनी ही पड़ेगी, वरना लोग समझेंगे कि हम ढीले पड़ गए हैं।
द डोर। यस बॉस। वो आदमी कौन है? मेरा दोस्त रघुनाथ। रघुनाथ उसका नाम है। रिक्शा चलाता है, हफ्ता तो देता नहीं, ऊपर से मारपीट करता है। तो वो रिक्शा वाला चोरी में तुम्हारा पार्टनर है? देखो सेठ, माल गिनकर तुमने हमको दिया, वही माल की डिलीवरी रघु ने दी। वो बहुत ईमानदार आदमी है। हाँ हाँ, तुम ईमानदार हो, वो ईमानदार है, इसका मतलब चोर मैं हूँ। देखो मनोहर, तुम्हारा भला इसी में है कि अपनी गलती मान लो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ए सेठ, हमको खाली पीली धमकी नहीं देने का। हम जाकर बड़े सेठ से बात करेगा। हाँ? पकड़ो इसको। योर ऑनर, मुलजिम सुरेंद्र लाल इस शहर के नहीं बल्कि देश के बाइज्जत बिजनेसमैन दर्शन लाल का बेटा है। अपने बाप के पोजीशन और रुतबे का नाजायज फायदा उठाते हुए स्मगलिंग और गैर कानूनी वसूली के काम कर रहा था। इसने सोचा कि अपने बाप की हिफाजत और उसके साये में रहते हुए इस देश के कानून को अपनी जेब में डालकर कोई भी गुनाह कर सकता है, यहां तक कि कत्ल भी। योर ऑनर, सरकार गवाहों से यह साबित करेगी कि सुरेंद्र लाल ने ही राम मनोहर का कत्ल किया और रंगे हाथों पकड़ा गया। और यह साबित करने के बाद सरकार मुलजिम के लिए फांसी की सजा की मांग करेगी, ताकि ऐसे दूसरे सुरेंद्र लाल ऐसा सोचने की कभी जरूरत ना कर सके। That's all, Your Honor. I object, Your Honor. ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। यू कैन प्रोसीड। सरकारी वकील ने ठोस सबूत और गवाहों को अदालत में पेश किए बगैर ही एक शरीफ और इज्जतदार इंसान को ना ही सिर्फ कातिल करार दिया है, बल्कि उसके लिए कड़ी सजा की मांग भी की है, जो कानूनी गलत है। सरकारी वकील का काम मुजरिम के जुर्म को साबित करना है और उसको सजा देना अदालत का काम है। That's all, Your Honor. द कोर्ट इज adjourned till tomorrow 10:30. वकील साहब घर पर हैं? जी आप। उनसे जाकर कहो कि दर्शन साहब आए हैं। जी अच्छा। नमस्कार वकील साहिबा। नमस्ते। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? तकलीफ कैसी? मैं तो यहाँ अपने बेटे की भूल का प्रायश्चित करने आया हूँ, आपकी मदद मांगने आया हूँ, अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने आया हूँ। मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, फैसला कोर्ट और जज के हाथ में है। शाबाश, शाबाश। वो तो ठीक है जानकी देवी, लेकिन मेरे बेटे के जुर्म को साबित करना या न करना तो आपके हाथों में है। जज तो अपना फैसला अदालत में हुई बहस के मुताबिक देता है। आप अपने सबूत और गवाहों के जरिए मेरे बेटे को कातिल साबित करने की बजाय उसे बेगुनाह साबित कर सकती है। अगर आप ऐसा करते हैं जानकी देवी जी, तो ये नाचीज न सिर्फ सारी जिंदगी आपका एहसानमंद रहेगा, बल्कि आपके लिए तरक्की के रास्ते भी खोल देगा। आप सरकारी वकील से जज और जज से चीफ जस्टिस भी बन सकती है। जी हाँ, और आपको किसी किस्म की कमी महसूस नहीं होने देगा। कहिए कितना पेश करूं? आप अपने रुतबे और पैसे की ताकत से मुझे खरीदने आए हैं? नहीं नहीं, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने आया हूँ। कहिए 1 लाख, 2 लाख? आप 10 लाख तक पहुँच जाए तो भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 15 लाख ले लीजिए। देखिए, ना तो मैं बिकाऊ हूँ, ना ही इस देश का कानून। नाउ यू कैन गो। जानकी देवी जी, जानकी देवी जी, अगर मेरे बेटे को फांसी देने से उस मनोहर को दोबारा जिंदगी मिल सकती है, तो फिर सुरेंद्र तो क्या, मैं भी फांसी चढ़ने को तैयार हूँ। देखिए, आप अपना और मेरा वक्त जाया कर रही हैं। जानकी देवी, आप एक मजबूर बाप के दिल के रोने की पुकार सुनिए। जरा सोचिए, अगर मेरे बेटे को सजा हो गई तो उस बेचारी मासूम लड़की का क्या होगा, जिसकी शादी अगले महीने मेरे बेटे से होने वाली है। वो तो रो रो कर अपनी जान दे देगी और दुनिया वाले उसे कहेंगे कि डांस शादी से पहले ही अपने खामद को खा गई। मैं अपने होने वाली बहू की जिंदगी की भीख आपसे मांगता हूँ। 20 लाख ले लीजिए। मिस्टर दर्शनलाल,
आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए, वरना मैं पुलिस को बुलवाकर रिश्वत देने के जुर्म में मैं आपको जेल भेज दूंगी। ऐसे गेट आउट। शाबाश शाबाश। जानकी देवी, मेरी भी थोड़ी बहुत पहचान है। अपने बेटे को बेगुनाह साबित करने के लिए मेरे पास और भी रास्ते हैं, लेकिन आपको आपका ये इनकार बहुत महंगा पड़ेगा। ऐसे गेट आउट एंड गेट आउट। याद रखना। प्रोसीड मिसेस रॉय। योर ऑनर, इस केस में सरकार के पहले गवाह श्री रघुनाथ प्रसाद राय हैं। उन्हें बुला दीजिए। रघुनाथ राय हाजिर हो, रघुनाथ राय हाजिर हो, रघुनाथ राय हाजिर हो। आपका नाम क्या है? तुम्हें मेरा नाम नहीं मालूम है? जो पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। अरे आपका नाम क्या है? रघुनाथ प्रसाद राय। क्या काम करते हैं? जी पहले रिक्शा चलाता था, आजकल बेकार हूँ आपके दया से। 12 मार्च की शाम, आपको याद है? जी हम तो कोई बात भूलते ही नहीं, यही खराबी है। गुड। तो फिर उस कत्ल की चश्मदीद कहानी सुनाइए जो आपके सामने हुआ था। कौन सा कत्ल? कैसा कत्ल? मिस्टर रघुनाथ राय। वकील साहिबा, हम कसम खा चुके हैं कि हम जो कहेंगे सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। तो आपका ये केस जिताने के लिए हम झूठ कैसे बोल दें? पहले ये बताइए कत्ल हुआ किसका? हमें कुछ पता होगा तब ना हम कुछ बताएंगे। कत्ल हुआ आपका दोस्त राम मनोहर त्रिपाठी और कत्ल किया इस आदमी ने। इसने। हमने तो आज से पहले इस आदमी को कभी देखा तक नहीं। जस्ट मिनट मिस्टर रॉय, आप यहाँ आए क्यों? जी हमें पुलिस ने जबरदस्ती बुलवाया था। क्यों? अदालत में बयान देने के लिए कि हम मनोहर त्रिपाठी के कत्ल के चश्मदीद गवाह हैं। योर नेक्स्ट विटनेस मिसेस रॉय। योर ऑनर, सरकारी गवाह के हॉस्टेल हो जाने की वजह से केस में नए कॉम्प्लिकेशन पैदा हो गए हैं, इसलिए मैं केस को मुलतवी करने की प्रार्थना करती हूँ। मुझे इस बात पर एतराज है योर ऑनर। सरकार के पास सिर्फ एक ही गवाह था जो टूट चुका है। इसका मतलब है कि सुरेंद्रलाल के खिलाफ कोई केस ही नहीं है। इसलिए मैं दरखास्त करूंगा कि सुरेंद्रलाल का केस डिसमिस किया जाए और उसकी बाइज्जत रिहाई का ऑर्डर पास किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, केस अभी खत्म नहीं हुआ। मैं गवाह से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर रघुनाथ प्रसाद राय, फिर आ गई, कहिए। आप 12 मार्च को कहाँ थे? जी मैं मयूरी नाइट क्लब में बेवड़ा पीने गया था। खाना खाने गया था। वहाँ आप किसके साथ गए थे? अरे किसके साथ जाएंगे भैया, अकेला गया था। मकतूल राम मनोहर का आप जानते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जानता जी। कत्ल होने के बाद आप क्लब में थे? जी नहीं, हम खाना खा के सीधे घर लौट आए। कैसे लौटे? टैक्सी में या पैदल चलकर? मोटरसाइकिल से। आपका था? नहीं जी, मेरे दोस्त राम मनोहर त्रिपाठी का था। प्लीज नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। नोट? लेकिन क्यों? मिस्टर रघुनाथ राय, अरे बाप रे, तो पीछे ही पड़ गई। आपके बयान से ये साफ जाहिर होता है कि आप अच्छी तरह मुलजिम को जानते हैं और उसकी जान बचाने के लिए आपने झूठ बोला। मैं कुछ नहीं जानता। क्या आप जानते हैं मुलजिम ने कत्ल किया? मैं कुछ नहीं जानता। क्या आप जानते हैं कि कत्ल होने के बाद पुलिस आई अरे थी? मैं कुछ नहीं जानता। क्या आप जानते हैं कि आप शादीशुदा मैं हैं? कुछ नहीं जानता। नहीं जानते? मैं जानता हूँ, जानता हूँ। प्लीज नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। योर ऑनर, लगता है गवाह अदालत में मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता सिर्फ ये कहने के लिए आया है। जिस तरीके से ये सच्चाई को छुपाने की कोशिश कर रहा है, उससे ये लगता है कि इसी ने राम मनोहर का कत्ल किया है। मैंने? अरे कत्ल मैंने नहीं किया है। कत्ल मेरी आंखों के सामने इसने किया है, राम मनोहर त्रिपाठी का, मेरी आंखों के सामने। जज साहब, मैं सच्चाई को ज्यादा देर तक अपने सीने में दबा के नहीं रख सकता। मैं अपनी झूठी गवाही से इस गुनाहगार को सजा से नहीं बचाना चाहता। मैंने झूठा बयान सिर्फ बचाव पक्ष के वकील के कहने पे दिया था। मैं शर्मिंदा हूं जज साहब,
मैं माफी चाहता हूँ। योर ऑनर, सरकारी गवाह ने पैसे के लालच में आकर अपना जमीर बेच दिया और अदालत में झूठ बोला। इसलिए मैं रघुनाथ राय से ज्यादा गुनाहगार दर्शन लाल को मानती हूँ, जिसने अपने बेटे की जान बचाने के लिए रघुनाथ राय की किसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए उसे खरीद लिया और अदालत में झूठा बयान देने के लिए मजबूर किया। दैट्स ऑल योर ऑनर। सरकारी गवाह का दूसरा बयान और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट टैली होती है, इसलिए कोर्ट सुरेंद्र लाल को आईपीसी 302 के तहत सजाए मौत देती है। और रघुनाथ को वार्न करती है कि अगर दोबारा ऐसी गलती की तो कोर्ट उन्हें माफ नहीं करेगी। रोजी, शाबाश, शाबाश, तो किधर की मौत आ ही गई है? क्या साहब गीदड़? हाँ, कुछ कहावतें ऐसी होती है कालू कि हमेशा अपनी जेब में रखनी चाहिए। बड़े बूढ़े कह गए हैं कि जब कीचड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, लेकिन रघुनाथ राय की मौत आई है तो वो सीधा दर्शन लाल की तरफ भागा है। आओ रघुनाथ, आओ। सेठ साहब, मैं माफी चाहता हूं सेठ साहब। मैं आपके बेटे को फांसी से नहीं बचा सका। आपसे मैंने रुपए तो ले लिए, लेकिन मेरी आत्मा, मेरे जमीन ने मुझे झूठी गवाही देने की इजाजत नहीं दी, इसलिए मैं आपके पैसे लौटाने आया। रख लीजिए इसे। शाबाश, शाबाश। ये दुनिया भले एक ईमानदार आदमी की कदर न करे, लेकिन मैं ईमानदार आदमी को दोनों हाथों से पकड़ लेता हूं। बेटे के मरने के बाद मैं इस दुनिया में अकेला रह गया हूं रघुनाथ। अब मुझे तुम जैसे ईमानदार आदमी की जरूरत है रघुनाथ। क्या ख्याल है? मिलाते हो हाथ? अरे भी तुम पढ़े लिखे आदमी हो, मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगा। हाँ, हाँ। शाबाश, शाबाश। सुनिए, हो सके तो आज चांद निकले तो घर आ जाना। आज करवा चौथ है। क्या मेरे लिए व्रत रखोगी? मुझ जैसे पति के लिए? व्रत का संबंध मेरे तुम्हारे रिश्ते से है, पेशे से नहीं। आएंगे ना? मेरा झुक झुक जीवे सांवरिया, मेरा झुक झुक जीवे सांवरिया, सिंदूर की होवे लंबी उमरिया, मेरा झुक झुक जीवे सांवरिया, मेरा सांवरिया, मेरा सांवरिया, मेरा सांवरिया, मेरा सांवरिया।
मनीलाल गुप्ता। जी हाँ। बोर्ड नंबर 10 लाख और एक। बोर्ड तो ठीक है। थैंक यू। साला। ये तुमने क्या कर डाला रघु? अगर एक सरकारी वकील मुजरिम से यह सवाल कर रहा है तो मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। रघु, मैं सरकारी वकील की हैसियत से नहीं, एक पत्नी के नाते आई हूं। मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही बताना चाहती हूँ कि जिस रास्ते पर तुम चल पड़े थे वो सीधा यहाँ तक आता है। मैं जानता हूँ। देखो रघु, अगर तुम मुझे सबको सच सच बता दो तो शायद तुम्हारी मदद कर सकूं। जानकी, जिन्हें खुद पे भरोसा हो दूसरों से मदद नहीं मांगते। रघु, ये जिद करने का वक्त नहीं है। देखो जानकी, एक दिन तुमने खुद कहा था कि अगर मैं किसी मुसीबत में फंस गया किसी दिन तो तुम मेरी कोई मदद नहीं करोगी। ये बात मुझे अच्छी तरह याद है, और जो मैंने तुम्हें कहा था वो भी तुम्हें अच्छी तरह याद होगा, है ना? रघु, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारी ये जिद तुम्हें फांसी तक। देखो जानकी, इन बातों का अब कोई फायदा नहीं है। तुम्हें पूरी आजादी होगी अदालत में मुझे गुनहगार साबित करने की। रघु, मैं... जानकी, फॉर गॉड सेक, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो प्लीज।
इस मर्डर के लिए फांसी नहीं लगनी चाहिए। कुछ भी करो, लेकिन उससे उस कार कोठरी से निकालकर यहाँ मेरे पास लेकर आओ। अरे ये क्या कर रहे हो? आपकी सहायता से एक मामूली मुंशी की बेटी वकील बनी है। आज ये पहली बार कोर्ट जा रही है, इसलिए आप आशीर्वाद दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मुलजिम सहदेव बाबू भेड़ की खाल में एक भेड़िया है। एक मिनिस्टर का बेटा होने के नाते इसने अपनी पोजीशन का नाजायज तौर पर फायदा उठाया है। गरीबों और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने वाली चीजों को इसने ब्लैक मार्केट में बेचकर लाखों रुपए कमाए हैं। देश के कायदे कानून को बच्चों का खिलौना समझकर उनसे खेला है। ईमानदार सरकारी अफसरों को अपनी उंगली पर नचाया है। अपनी पोजीशन और ताकत बनाए रखने के लिए मुलजिम ने रामपुर में कौमी दंगे कराए, जिनमें 20 बेगुनाह लोगों का और 4 पुलिस अफसरों का खून बहा। मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ, ये सब नजर में रखते हुए मुलजिम को सख्त से सख्त सजा दी जाए। ये अदालत वकील इस्तिगासा से पूरी तरह सहमत है। न सिर्फ मुलजिम सहदेव बाबू ने सरकार को धोखा दिया है, बल्कि जनता को भी लुटा है। और चूंकि इस पर लगाए गए सब इल्जाम साबित हो चुके हैं, इसलिए अदालत मुलजिम सहदेव बाबू को 7 साल की सख्त सजा देती है। मुबारक हो रश्मि। थैंक यू बाबा, मैं ये केस जीत गई हूँ। बेटी, भगवान की दया और जानकी देवी के आशीर्वाद से तुम्हारी जीत निश्चित थी। आंटी पहली जीत मुबारक हो रश्मि। थैंक यू आंटी। आंटी वो सुनील नहीं आया, लगता है वो मेरी जीत में शामिल नहीं होना चाहता। अभी तो पुलिस ऑफिसर बन गए ना, कहीं काम में फंस गया होगा।
इंस्पेक्टर, यस सर। बंद कर दो इनको हवालात में। हवलदार, आया जी। हथकड़ी लगा दो। लगा दीजिए हथकड़ी। 20 साल की पुलिस की नौकरी में आज तक एक भी मुजरिम नहीं पकड़ पाए, पर इतनी तो अक्ल रखो कि हथकड़ी किसे पहनानी चाहिए। कमान। जी। अबे चल बैठ। अरे चल तू अही रावण, हवालात में निपटता हूँ। साजन मेरे साजन जिंदा हूँ मैं इसीलिए कि तेरा प्यार मिला, वरना भाभी, क्या भैया को याद करना नहीं छोड़ेंगी? चलो खाना खा लो। नहीं भाभी, खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? खा के आए हो? जी नहीं, पर आप तो जानती हैं आपको इस हाल में देखकर मेरी भूख मर जाती है। क्या हो, तुम्हें याद नहीं आती? आते हैं, पर मैं उन्हें अपने जहन से बाहर निकालकर अपने दिल का दरवाजा बंद कर लेता हूँ। सुनिए, अपने भैया के बारे में ऐसे बातें कर रही हो? कानून की सजा से तो वो मरकर बच गए, लेकिन वो हम दोनों के मुजरिम भी हैं। मेरा बचपन स्कूल में इन आवाजों के चाबुक खाता रहा कि वो देखो रघुनाथ खूनी का भाई। सुनील, ये तो आपके व्यक्तित्व की शक्ति थी भाभी, जिसने मुझे बचा लिया, वरना शायद आज मैं भी उनकी तरह एक मुजरिम बन गया होता। बस कर सुनील। नहीं भाभी नहीं, मैं आप पर उस खूनी की यादों का मैला साया नहीं देख सकता। इस थप्पड़ पर तो हर बेटे का अधिकार होता है। आज आपके प्यार की गंगा में नहाकर मैं धन्य हो गया। मुझे मेरी माँ याद नहीं, मैंने तो सदा आप ही में अपनी माँ का रूप देखा है। जो आपसे भाभी होती तो शायद मैं भैया को माफ कर देता, लेकिन जिस आदमी ने मेरी माँ को दुख पहुंचाया उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता। ऐसा न कहो सुनील, ऐसा न कहो। क्यों ना कहूं ऐसा? जब तक वो जिंदा थे उन्होंने आपको कोई सुख नहीं दिया, और अब मरने के इतने बरस बाद भी उनकी आत्मा, उनकी याद प्रेत बनकर आपसे चिमटी हुई है। एक दिन जीवन की गठरी खोल कर देखिए कि उन्होंने क्या दिया आपको। दुखों के सिवा कुछ भी नहीं दिया। क्यों नहीं? क्या दिया आपको? प्यार दिया, मेरी कलाइयों को चूड़ियां दी, मेरे माथे को बिंदिया दी, मेरी मां को सिंदूर दिया। मेरी मजबूरी समझो सुनील, मैं इन जंजीरों में बंधी हुई हूँ। तो गीता पढ़कर इन जंजीरों को तोड़ दो। गीता का संदेश माँ और पत्नियों के लिए नहीं था। गांधारी, कुंती, द्रौपदी, किसी ने उन जंजीरों को नहीं तोड़ा। श्री कृष्ण ने उनमें से किसी को नहीं कहा था कि उन जंजीरों को तोड़कर मुक्त हो जाओ। आज तेरे भैया जिंदा होते, सोना ढूंढने पे सोना कर गए थे। सोना मिला ना पे मिले, रबा हो गए केस। भाभी, उन्हें भूल मत सुनील। न लड़ उनकी यादों से, उनकी यादों से ये सीखने की कोशिश करो, अगर उन जैसे मजबूत आदमी भटक सकते हैं तो ना भटकना कितना मुश्किल काम है। इम्तिहान से भाग मत, इम्तिहान दे। हाँ सुनील, इम्तिहान दे। मैं क्या कोई पागल हूँ कि खामखा सींग मारता फिरता हूँ लोगों को? अरे बस रहने दो, तुम पुलिस वाले तो छुटे सांड हो रहे हो, सींग मारते फिरते हो। कत्ल कोई और करता है, सजा किसी और को दिलवा देते हो। और तुम वकील लोग क्या करते हो? बेच खाते हो अपने क्लाइंट को। कोई गरीब आदमी बेचारा मुकदमा लड़ने की तो सोच ही नहीं सकता। मैजिस्ट्रेट के लिए पैसे लेते हो और खुद डकार जाते हो। डकार जाते हैं, शर्म नहीं आते वकीलों के लिए ऐसे बेतुकी उड़ाते हुए? अरे हम लोगों ने आज तक समाज को डूबने से बचा रखा था जनाब, वरना आप पुलिस वाले तो कब का चट कर चुके होते। तुम अपनी बात तो करो मत। क्यों ना करो? तुम तो परले दर्जे की चोटी हो। क्या क्या कहा? कसम खा के कह दो कि तुमने मेरा दिल नहीं चुराया। और जब मैं कहता हूँ लेडी,
मेरा दिल वापस कर दो तो आनाकानी कर जाती हो। याद नहीं कहाँ रखा है, कल ले लेना, परसों ले लेना, बट रुको, जाते कहो। मेरा तो भी छोड़ नहीं आज। ये क्या हो रहा है? हाँ वो बताओ ना कहाँ गए? हाँ शर्मा क्यों रही? बताओ ना भाभी को कि पुलिस वाले खाना तो खाते नहीं, बस रिश्वत खाते हैं दोनों वक्त। यही कह रही थी। और तुमने जो वकीलों के लिए कहा वो कुछ नहीं है क्या? कहना किसने शुरू किया था? भाभी इसी ने कहना शुरू किया था। हर पेशे में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। भाभी मगर मगर नहीं, ऑब्जेक्शन इज ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। अब ये अदालत फैसला करती है कि शाम की चाय पी ली जाए। आप आते हैं किचन में क्यों घुस जाती हैं? आपकी नौकरानी तो सिर्फ मटर गश्ती करती रहती है। ये लाड सब तब तक निवाला नहीं तोड़ते जब तक मैं खाना ना बनाऊं। ये तो क्लियर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गई और क्या करूं? कंटेम्प्ट ऑफ ममता नहीं कर सकती ना। तुम आ जाओ तो इस चूल्हे चिट्ठी से पीछा छूट जाएगा। मिस्टर सुनील, पुलिस डिपार्टमेंट आपसे बहुत खुश है और इसलिए मैं आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ। सर स्मगलर्स के गैंग ने हमारे देश में बड़ी हलचल मचा रखी है और आज वो बड़े पैमाने पर ड्रग्स स्मगल कर रहे हैं। उनका हेडक्वार्टर हमारे प्रदेश की सीमा में ही है। ये फाइल पढ़ लीजिए और जितनी जल्दी हो सके उन स्मगलर्स को कानून के हवाले कर दीजिए। I'll try my best. आई विश यू ऑल द बेस्ट। खाना टेबल पे लगा दो बीबी जी। नहीं, सुनील के बगैर खाने को जी नहीं करता, उसे आने दो। अरे ये बरसों बाद भाभी का पाँव कैसे अड़ा गया? आज कोई ना कोई मतलब जरूर होगा बीबी जी। ए तू चुप रह, बीवी जी की चमची कहीं की। अच्छा ये बता क्या चाहिए? आशीर्वाद। आशीर्वाद? क्यों? बड़े बड़े धाकड़ और धांसू ऑफिसर्स जिन स्मगलर्स पर हाथ नहीं डाल पाए, उनकी गिरफ्तारी का पीड़ा मुझसे उठवाया गया है। अब इतना बड़ा काम भाभी आपके आशीर्वाद के बिना तो हो ही नहीं सकता ना, इसलिए फटाफट 2-4 आशीर्वाद दे डालिए। ये सूटकेस क्यों पैक हो रहा है? क्योंकि मैं ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी होकर बाहर जा रहा हूँ। अच्छा इसका सूटकेस तू ही पैक कर दे। चेती तो आधी चीजें रखेगी, आधी भूल जाएगी। जा। अच्छा वापस कब आओगे? अब ये तो स्मगलर्स पे डिपेंड करता है ना भाभी, कल पकड़ा गया तो परसों आ जाऊंगा। कुछ भी हो जल्दी आ जाना, क्योंकि तेरे जाने से घर सुना सुना लगता है। जाके देखो वो ठीक से चीजें रखती या नहीं। बड़ी लापरवाह लड़की है। ठीक है भाभी। क्या बात है सेठ साहब, किस पे इतना हंस रहे हैं? इस चूहे पर जो पुलिस की वर्दी पहन कर निकला है एक शेर का शिकार करने के लिए। लो तुम भी देख लो इसे। किसकी तस्वीर है? तुम्हारे भाई की, सुनील राय की। मेरे भाई की? जब ये छोटा था तो इतना सा था, आज ही इतना बड़ा हो गया और मैंने इसे बढ़ते हुए देखा भी नहीं। वक्त कैसे बीत जाता है सेठ साहब। और गौर से देखो रघुनाथ इसे, क्योंकि ये तुम्हें पकड़ने आ रहा है। हाँ। जब ये इतना बड़ा हो गया सेठ साहब, तो मेरी जान की तो सोना ढूंढन पी गए, सूना कर गए देश, सोना मिला न पी मिले, रूपा हो गए केस। शाबाश, शाबाश। अरे भाई कमाल है, तुम अभी तक उसकी यादों को अपने सीने में समेटे हुए हो और वो शायद तुम्हें याद भी नहीं करती होगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं सेठ साहब? मैं ठीक कह रहा हूं रघुनाथ। भूल गए वो दिन जिस दिन तुम्हारी नकली मौत हुई थी। तुमने खुद आकर मुझे बताया था और तुम्हारा बताया वह एक एक शब्द मेरे दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह खुद चुका है। उस रात के अंधेरे में जब तुम छुपते छुपाते अपने घर पहुंचे थे, तो तुम्हारी बीवी जानकी देवी एडवोकेट कुछ पत्रकारों से बातचीत कर रही थी।
कमाल के आदमी हो, उस औरत को याद कर रहे हो जिसने मुझे खुद ये बात दिन रात बिच्छू की तरह डंक मारती रहती है और आप मुझे हमेशा यही बात याद दिलाते रहते हैं। याद इसलिए दिलाता रहता हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए इस बात को याद रखना बहुत जरूरी है। फिर मैं अपने प्यार का क्या करूं सेठ साहब? शाबाश, शाबाश। प्यार प्यार को या तो खड्डा खोद कर गाड़ डालो या चिता बनाकर जला डालो इसे। मैं तो उस औरत का मुंह भी ना देखूं जिसने, खैर छोड़ो उसे, जाओ जाकर अपना काम संभालो और सोचो, अगर उसके पल्लू से बंधे रहते तो आज तक सिर्फ रिक्शा चला रहे होते, सिर्फ रिक्शा। तो फिर मैं सुनील को भी भूल जाऊं? ना 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 ना, सुनील को कभी नहीं भूलना, पल पल के लिए इसे याद रखना, क्योंकि ये तुम्हारा और मेरा दुश्मन है और फिर इसे जान की देवी जज ने पाला है। हाँ हाँ, जो कभी भी तुम्हें पिता समान भाई नहीं समझेगा, उसके लिए तुम हमेशा सिर्फ एक क्रिमिनल रहोगे। उफ, इस पैसे के लालच ने मुझे कितना अकेला कर दिया सेठ साहब। अरे भैया, भगवान का भी यही हाल है, वो भी तो अकेला ही है, हैं? जाओ जाकर जाने की तैयारी करो, जाओ जाओ जाओ। शाबाश शाबाश, अब आएगा मजा। हाँ आई आई आई। ये रहा मेरा हॉलिडे होम। ओ तुम चाहो तो तुम भी यहीं ठहर जाओ। सर, ठहरने पर एक शेर याद आया। बाप रे बाप। बोझा बनारसी को कहा उसने, रुक जरा। हम ठहरो ठहरो में रहे, बच्चा ठहर गया। बोझा बनारसी जी। तुम अपनी ये शेर सुना सुना के मुझे बोर न क्या करो। ओके सर, पद्य न सही गद्य सुन लीजिए। किसी ने कहा है पुलिस के काम में 1 से 3 भले। 1 से 3 भले। आप जरा मेरी थानेदारनी को यहाँ बुलवा दीजिए ना। तुम्हारे थानेदारनी की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम कैसे आ गई? हवाई जहाज से। हवाई जहाज से वो तो ठीक है, मगर क्यों? ऑर्डर्स मिस्टर सुनील प्रसाद राय एसपी, ऑर्डर्स। ऑर्डर्स? किसके ऑर्डर्स? होम गवर्नमेंट। आंटी ने कहा कि एसपी साहब अपना बटुआ भूल गए हैं, घूस तो खाते नहीं तो पेट पूजा कैसे करेंगे। हाँ। इसलिए हवाई जहाज पकड़ा और आ गई। हाँ, आप जरा ऐसे ही हंसते हंसते बोझा उठा के अंदर आ जाइए। यस सर। ये ड्राइवर भाई, पीछे आओ, साहब का सामान। अब बस ये तो अच्छा किया तुम मुझसे पहले आ गई। खाने पीने का इंतजाम किया है कि नहीं? हिंदुस्तान में आजादी के बाद भी औरत बेचारी रसोई में कैद है। फिर जनाब को पता होना चाहिए, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई। हाँ। तुम भी मेरे साथ रसोई में चलो, नहीं तो मैं कुछ नहीं पकाने वाली। मैं कुछ नहीं पकाऊंगी। हाँ, आइए आइए बोझा बनारसी जी, बहुत वक्त पर आप अंदर आ गए। ये बोझा उतारिए और भोजन बनाने किचन में चलिए। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, तुम चलो किचन में। अरे दोनों गए किचन में, अब क्या खाना बनेगा? भाई बोझा बनारसी, तुझे ढाबे में चल के खाना पड़े। चलो। हाँ ठीक है ओके ओके। हाँ रघु, आज शाम को रॉबर्ट रॉयल शेफ होटल खार में आने वाला है। उसे मिलने के लिए तुम्हें जाना पड़ेगा क्योंकि असाइनमेंट बहुत बड़ा है। ओके, चला जाऊंगा। शाबाश शाबाश। पीड़ हुंदी नी मेरे पीड़ हुंदी
अरे आप शायद इसे ढूंढ रहे हैं, ये लीजिए। थैंक यू। देखो रघुनाथ, मैं फिर से तुम्हें कहता हूँ कि मान जाओ तुमने अपने भाई की प्रमोशन के लिए मेरा माल पकड़वाया है। क्यों मान जाओ? मेरा जीवन आपकी ताश की गड्डी का हुक्म का गुलाम नहीं है कि आप जिस हाथ चाहे उस हाथ फेंक दें। ये सही है कि आज इस धंधे में मैं आपकी वजह से हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं आपका गुलाम हूं। ये तो मैं उस सड़े हुए और झूठे समाज से बदला ले रहा हूं जिसने मुझे इज्जत के साथ जीने का अधिकार नहीं दिया। इस कर्म क्षेत्र में एक तरफ मैं हूं और दूसरी तरफ सुनील है। जिस तरह भीष्म अर्जुन को मारने के लिए तैयार नहीं था सेठ साहब, उसी तरह मैं सुनील को मारने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन जिस तरह भीष्म धृतराष्ट्र की सहायता के लिए वचनबद्ध था, उसी तरह मैं आपकी सहायता के लिए वचनबद्ध हूं। अगर सुनील की गोली आपकी तरफ आई तो उसे आगे बढ़कर मैं अपने सीने पर रोक लूंगा, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि आप मुझ पे इल्जाम लगाएं, क्योंकि मैं इसका बुरा भी मान सकता हूं। और उस दिन से डरिए सेठ साहब, जिस दिन मैं इन बातों का बुरा मानना शुरू कर दूंगा। शाबाश, शाबाश। अरे भाई, तुम तो छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हो। अरे भाई, 80 लाख के हीरे पकड़े गए हैं। 2 लाख की बात होती तो मैं सुटाल जाता। इस बात का तो मुझे भी दुख है सेठ साहब। तो फिर कोई तरकीब सोचो ना। तुम तो जानते हो कि मेरा दिल कितना कमजोर है। मैं इतना बड़ा धक्का बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, हाँ। एक तरकीब है। वो तंत्रनाथ की बेटी है ना, अरे भाई क्या नाम है उसका, अच्छा वाला नाम है। अरे वही जिसका चक्कर सुनील के साथ है। हम एक काम करते हैं, हम उस लड़की को उठवा लेते और फिर सुनील से कहते हैं हमारा माल वापस कर दो, हम तुम्हें तुम्हारे माल वापस कर देंगे। उस लड़की के लिए ऐसा मत कहो सेठ साहब। उस लड़की से मेरे भाई सुनील की शादी होने वाली है। शाबाश, शाबाश। अरे भाई, अभी भी तो तुम गोली को फेर देने की बात कर रहे थे और अब रिश्तेदारी की बात क्या दिलवा रहे हो? हम उस लड़की को खा जाने वाले थोड़े ही हैं। माल वापस मिलते उसे हम इज्जत से लौटा देंगे। नहीं, हरगिज नहीं। इन्हीं लोगों ने ले भाई साहब, हम तुमको भाई साहब लगते हैं? पुलिस की वर्दी पहन के चले आते। अरे हमारा नाम गिनी बुक ऑफ रिकॉर्ड में पढ़ लेते। दुनिया के सबसे सीनियर कांस्टेबल हैं, सैल्यूट करो। अरे कुछ और कह देते, इंस्पेक्टर कह देते, एसपी कह देते, कमिश्नर कह देते तो हमारी तबीयत खुश हो जाती। भाई साहब कहा, पागल कहा, मजनू कहा, दीवाना कहा, मगर मुंह से जालिम के सही बात न निकली अब तक। छी छी छी, क्या बात है? आईजी साहब, मैं तो बस ये पूछ रहा था क्या रश्मि जी घर पे हैं? अरे भाई, जब आईजीपी साहब कहा है तो 2-4 ठो बातें और करो, मजा आएगा। नहीं, वैसे रश्मि जी से क्या काम है? एएसपी साहब ने रश्मि जी के लिए फूल भेजे हैं। अच्छा, तो भाई एक काम करो, खुद ही घंटी बजा कर दे आओ ना, कारण कि हम बहुत जल्दी वहाँ बहुत बिजी हैं। का एएसपी साहब ने भेजे। सुनील ने भेजे हैं? हेलो, मिस्टर सुनील प्रसाद रॉय, एएसपी। दैट्स राइट, स्पीकिंग। आप कौन? शाबाश, शाबाश। मैं तो मैं ही हूँ। फोन मैंने इसलिए आपको किया है कि अगर मुझे ढूंढना है तो अपनी रश्मि को मत ढूंढिएगा। कौन हो तुम? अगर आज शाम तक तुमने वो सूटकेस मुझे नहीं पहुंचाया तो रात तक तुम्हें रश्मि की लाश मिल जाएगी। ओह, तो इस घटियापन पर उतर आए तुम? आज शाम तक का वक्त है तुम्हारे पास। ओके, वो सूटकेस कहाँ पहुंचा? शाबाश, शाबाश। एक गाड़ी तुम्हारे घर के बाहर खड़ी है जिसका नंबर है MRZ 258। तुम्हारा वो गधा भोजा बनारसी सूटकेस लेकर गाड़ी में बैठेगा, गाड़ी को स्टार्ट करेगा और फिर टेप रिकॉर्डर को ऑन करेगा। बाकी सब बातें उसे उस टेप के जरिए मालूम हो जाएंगी। लेकिन एक बात का खास तौर से ख्याल रखना, अगर जरा भी सियाना बनने की कोशिश की तुमने तो रश्मि की जान जाएगी। हाँ।
जरा बनारसी, मेरी बात गौर से सुनो। गाड़ी सीधी तरह से चलाते रहो और मोंटियस कोर्ट चलो। वहां पहुंचते ही तुम्हें एक कार नंबर MRZ 2535 मिलेगी। तुम सूटकेस लेकर उस कार में बैठ जाना। बाकी आगे की बातें तुम्हें उस कार के टेप रिकॉर्डर से मालूम होगी। अब सीधा एम्बेसी टावर्स चलो। तुम्हारी पिछली सीट पर एक वैसा ही सूटकेस रखा है जैसा तुम्हारे पास है। अपना सूटकेस वहां रखकर उस सूटकेस को उठा लेना और एम्बेसी टावर्स पहुंचकर तुम्हें वहां पर एक कार नंबर MRZ 2593 मिलेगी। जो सूटकेस अब तुम्हारे पास है उसे लेकर उस कार में बैठ जाओ और अटलांटिक होटल चलो। वहां के रीगल स्वीट में रश्मि मिलेगी। बहन जी, रीगल स्वीट कौन से कमरे में? 101. 101। Come in. रश्मि जी, माफ कीजिएगा, हम किसी गलत कमरे में आ गए शायद। ठीक रूम में आए हो। आओ ना। जल्दी तो डाल तू भाई भला। अरे क्या हुआ? अरे किस्मत की लगी मार हमने। पूजा बनारसी, ये शेर पढ़ने का वक्त नहीं है। रश्मि कहाँ है? अरे वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं। ऊपर तो एक बाला हमरा बलात्कार करने को तैयार थी। अरे हम तो इज्जत बचाकर भागे, नहीं तो थानेदारनी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। मतलब वो लोग हमें चकमा दे? बिल्कुल चकमा दे गए साहब। इस बैग को देखिए, बैग बदलने को कहा तो हमने बदल दिया। ये नकली है, कुछ नहीं, खाली है। शाबाश शाबाश। खाली शाबाशी से काम नहीं चलेगा सेठ। मैंने तुम्हारी चीज तुम्हें वापस कर दी। अब मेरी चीज, मेरे खानदान की अमानत मुझे वापस कर दो। वो क्या है रघुनाथ के मेरी चीज बोलती नहीं है, लेकिन तुम्हारी चीज के मुंह में जबान है, हमें नुकसान पहुंचा सकती है। ये बात रश्मि को उठवाने की हिम्मत करने से पहले सोचनी चाहिए थी सेठ। वो मेरे भाई की मंगेतर है, मेरे खानदान की होने वाली बहू है। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो यहाँ तुम लोगों के बीच इस हाल में रहे। मैं हर हालत में, हर कीमत पे रश्मि को यहाँ से बाइज्जत ले जाऊं। आज पहली बार देख रहा हूँ रघुनाथ कि तुम ऊंची आवाज में मेरे सामने बोल रहे हो, लेकिन कान खोलकर सुन लो, रश्मि यहाँ से नहीं जाएगी। मैंने कहा ना, रश्मि हर कीमत पे जाएगी और मेरे साथ जाएगी। अगर हिम्मत है सेठ तो मुझे रोक के बता। नहीं, सांप को मारने के लिए उसके बिल के अंदर नहीं घुसते। पहले सांप को अपनी जगह पर लाते हैं, फिर उसे मारते हैं। रश्मि, ये एक लंबी कहानी है रश्मि, मैं तुम्हें फिर सुनाऊंगा। अभी निकल चलो, जल्दी करो, चलो। आओ, मैं तुम्हें घर के अंदर तक छोड़ दूं। अगर सुनील ने आपको यहाँ देख लिया तो वो आपको अरेस्ट कर लेगा। आप अंदर न आए तो अच्छा होगा। देखो, सुनील अगर घर पे ना हुआ तो सेठ के आदमी तुम्हें परेशान कर सकते हैं, और अगर सुनील घर पे हुआ तो तुम फिक्र ना करो, मैं उसे समझा दूंगा। वो ये नहीं समझेगा। नहीं समझेगा तो देखा जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। आओ। मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? जानकी, ये
रह गई थी। आज तुम्हारे स्पर्श ने कांच का वो खोल तोड़कर मुझे मुझे फिर से जिंदा कर दिया। देखो, देखो, तुम इतने दिन कहाँ गायब हो गए थे? तुम्हें जरा भी मेरी याद नहीं आई। देखो, देखो, तुमने इतना भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बिना तुम्हारी जानकी पर क्या बीती होगी। बोलो। मुझे पता था जानकी, मुझे पता था जुदाई और नर्क की आग एक ही होती है। मैं भी तो उसी नर्क की आग में चल रहा था। फिर भी तुम्हारे पास तो सुनील था। मैं तो बिल्कुल अकेला था जानकी, बिल्कुल अकेला था। तो क्यों नहीं आए? मैं एक दिन आया था। आए थे? कब? उस दिन जब मेरे मरने की खबर आ चुकी थी। तुम पत्रकारों से बात कर रही थी और तुमने मेरी लाश तक को देखने से इनकार कर दिया था। याद आया, लेकिन तुम्हारी मौत के सदमे ने मुझे होश में न रहने दिया। न जाने उस दिन मैं क्या क्या कह गई, लेकिन तुमने कैसे विश्वास किया मैं तुम्हारी पत्नी होकर? यही सुनकर मैं अपने अंधेरों में और गहरा धंसता चला गया। निकलना चाहकर भी नहीं निकल सका। तुमने ऐसा क्यों किया रघु? मुझे छोड़ दिया, अपने भाई को छोड़ दिया, अपने घर छोड़ दिया। क्यों? इसलिए, उस अंधेरे के लिए जिसके नसीब में कोई सूर्योदय नहीं है। मेरा भाई छोटा सा था और मुझे यकीन था कि उसे तुम मुझसे अच्छा पाल सकोगी। और मैं? तुम बहुत बड़ी थी, न्याय और कानून के शिखर पर बैठी थी। नजर ही नहीं आ रही थी जानकी, और उस ऊंचाई से ये देख भी नहीं पा रही थी कि नीचे धरती पे वही कानून लोगों के साथ कैसे कैसे अन्याय कर रहा है। और ये सोचकर तुमने मुझे जुदाई की सजा दे डाली। और अग्रज जी, वाह, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया। एक सुहागन को इतनी बरसों तक निर्भय बनाए रखा। सिंदूर के वो लकीर जो हर सुहागन के मांग में गंगा की तरह बहती रहती है, और तुमने मुझसे सिंदूर के वो गंगा छीन ली। अब न्याय और अन्याय की बात करते हो। तुमने समाज के अन्याय का बदला मुझसे लिया। तुम्हें समाज हो। अगर सुनील को पाला ना होता तो मैं कब की मर गई होती। ऐसा मत कहो जानकी, ऐसा मत कहो जानकी, यही जानकी। जानकी, जानकी, अब जाओगे तो नहीं ना? जाना तो पड़ेगा ही जानकी, वरना सुनील को तुम क्या जवाब दोगी? मैं कह दूंगी कि मेरा रघु जिंदा है। और अगर उसने ये कहा कि तुमने जिंदा रघु को कानून के हवाले क्यों नहीं किया, तो क्या कहोगी? मैं कहूंगी कानून ने जिस रघु को मुर्दा करार दिया है, पहले उसे जिंदा तो करे। मिस्टर रघुनाथ प्रसाद राय, सुनील, यू आर अंडर अरेस्ट। सुनील, सुनील, तेरे भैया इतने दिनों बाद घर आए हैं। कर्मयुद्ध में कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता भाभी। पुलिस स्टेशन चलिए, कम ऑन। आई एम सॉरी, मगर इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। But legally he is dead. That's up to the law to decide. नहीं, मैं इन्हें जाने नहीं दूंगी। बधाई हो जानकी, बधाई हो। क्या पाला है तुमने मेरे भाई को, क्या पाला है।
चलो सुनील, मुझे पुलिस स्टेशन लेकर चलो। चलो। इन दोनों को तो तुम अच्छी तरह से पहचानते ही होगे। ये तुम्हारी माँ समान भाभी है जिसने एक रिक्शा पुनर के छोटे भाई को पाल पोस कर ये पुलिस की वर्दी पहनाई है। और ये रेशमी तुम्हारी क्या होने वाली है ये तुम अच्छी तरह से जानते। तुम चाहते क्या हो? बस यही कि रघुनाथ मेरा खास आदमी है, मेरे सारे राज जानता है। इसे भला मैं तुम्हारे साथ कैसे जाने दूं? हाँ, अगर जज जानकी और रश्मि की जिंदगी चाहिए तो इसे रहा कर दो। सेठ, मैं गिरफ्तारी नहीं हूं तो मुझे रिहा कैसे करेंगे? मैंने खुद अपने आप को कानून के हवाले किया है ताकि मेरी सजा मेरी आत्मा पे चढ़े पापों के मैल को साफ कर सके। शाबाश! वाह! इतने सालों तक मेरा नमक खाने के बाद उसकी कीमत नमक हरामी करके चुकाना चाहते हो? सरकारी गवाह बन के चुकाना चाहते हो? मुझे जेल भिजवा कर चुकाना चाहते हो? बड़े बेवकूफ हो तुम रघु। और तुम खबरदार, इंस्पेक्टर अगर हिलने की कोशिश की तो याद रखो मेरे आदमियों के पास भी हथियार हैं। और तुम इंस्पेक्टर, अगर तुम इन दोनों की जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें कीमत देनी होगी। रघुनाथ को मेरे हवाले करो, उसके बाद मैंने छोड़ दूंगा। नहीं सुने, तुम अपना फर्ज अदा करो। इतने दिनों बाद मेरे पति और तुम्हारे भाई ने गुनाहों के दलदल से निकलकर कानून और न्याय का साथ देने का फैसला किया है। मेरी ये जीत मेरी जिंदगी से ज्यादा है और कानून की ये जीत के लिए मैं 1000 बार मरने को भी तैयार हूँ। इतनी आसानी से तुम्हें थोड़ा ही मारूंगा जज जानकी। फिर अपने आदमियों से कहूंगा। अपने केस में क्या बताऊं कि अपने आदमी से क्या कहूंगा? तुम खुद ही सोच लो कि तुम अपनी आंखों के सामने ये सारा तमाशा देख सकोगे। हाँ, ठीक है सेठ, तुम इन लोगों को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार। शाबाश शाबाश। अब ऊँट आया पहाड़ के नीचे। इंस्पेक्टर, पहले अपनी रिवॉल्वर फेंको और फिर रघु को आजाद करो। कमान, हरी अप! जल्दी करो, मेरा वक्त बहुत कीमती है। कमान! ये बोझा बना दी, इंस्पेक्टर बनेगा।
जाएंगे। लेगा। बचाव के वकील ने अपनी बहस से ये साबित करने की कोशिश की है कि मुलजिम रघुनाथ प्रसाद रॉय ने अपने भाई की जान बचाने के लिए कत्ल किया है। बहस तारीफ के काबिल है, लेकिन मुलजिम ने जो गुनाह मकदूल दर्शन लाल के साथ मिलकर किए, लेकिन जिन हालात में मुलजिम को गुनाहों के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया, उनको नजर में रखते हुए अदालत रघुनाथ प्रसाद रॉय को आईपीसी 304 के तहत 7 साल की सजा देती है। मुझे अफसोस है कि जज होने के नाते अपने फर्ज के हाथों मजबूर होकर
मैंने तुम्हें ये सजा सुनाई, लेकिन तुम्हारी पत्नी होने के नाते मैं तुमसे माफी मांग रही हूँ। मुझे माफ कर दो। कैसी बातें कर रही हो जानकी? मुझे हर हाल में तुम पे नाज है। वैसे भी मुझे अपने गुनाहों की सजा मिलनी बहुत ही जरूरी थी। जो भी हुआ उसे एक भयानक सपना समझ के भूल जाओ। 7 साल की तो बात है, बस देखते देखते यूं ही 7 दिनों में निकल जाएंगे। 7 साल तो क्या, 7 जन्म तक भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। रघु।